नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीबीयू एफवाईयू जीपी सेमेस्टर 4 वाले जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए हम लोग मेजर 7 ज्योग्राफी जो आपका है भूगोल उसका वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले आपका मेजर 6 का ऑलरेडी करवा दिया गया है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हो जाता है, देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं आपके सिलेबस से है और जो पहले पूछा जा चुका है वैसा क्वेश्चन है, यानी कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको पूरा क्वेश्चन कर ही लेना है हर हाल में। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कि झारखंड की संरचना एवं उच्चावच की विवेचना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन 1 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो चलिए हम समझेंगे आखिर। तो झारखंड जो है मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जो पर्यद्वीपीय भारत का सबसे समृद्ध और जटिल भूगर्भीय क्षेत्र है। इस राज्य की संरचना अगर देखा जाए तो अत्यंत प्राचीन यानी आक्रियन चट्टानों से लेकर न्यूनतम जलोढ़ तक फैला हुआ है। झारखंड का उच्चावच अगर देखा जाए तो विविधताओं से भरा है। यहाँ एक और समतल ऊंचे पाठ क्षेत्र है, तो दूसरी ओर जो है गहरी नदी घाटियाँ और विशिष्ट पहाड़ियाँ मौजूद है। इसकी यही भौगोलिक बनावट इसे जो है खनिजों का भंडार और जलप्रपातों की भूमि बनाती है। यानी कहने का मतलब ये जो है झारखंड जो है वो हमारा छोटा नागपुर पठार में स्थित है और ये जो है पूरे भारत का सबसे समृद्ध और जटिल भूगर्भीय क्षेत्र है। यहाँ जो है प्राचीन से लेके न्यूनतम जलोढ़ तक ये फैला हुआ है इसकी संरचना। और अगर यहाँ का उच्चावच देखा जाए दोस्तों तो यहाँ जो है चारों तरफ कहीं समतल मिलता है, कहीं नदी झाड़ियाँ और पहाड़ वगैरह मौजूद हैं। तो यहाँ जो है यही सब भौगोलिक कारण से इसे जो है खनिजों का भंडार या फिर जल प्रपातों की भूमि बनाती है। तो ये है झारखंड के बारे में। नीचे हम लोग देखेंगे इसका भूगर्भीय संरचना जो होता है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी झारखंड की संरचना को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 5 वर्ग हैं वो देखेंगे। पहला हो जाता है आप लोग का कि यक्रियन ग्रेनाइट नीस संरचना, तो ये पहला हो जाता है। तो यह झारखंड की सबसे प्राचीन और आधारभूत संरचना है जो लगभग जो है 90% भूभाग पर फैला हुआ है। तो ये आपका पहला हो गया जो कि है यक्रियन ग्रेनाइट नीस संरचना। फिर इसी में देखिए लिखा है कि अत्यधिक रूपांतरण के कारण ये चट्टानें अब नीस और शिस्ट में बदल चुकी है। यानी मतलब बहुत ज़्यादा रूपांतरण होने के कारण ये अब चट्टानें जो है वो नीस और शिस्ट में बदल चुकी है। दूसरा हमारा जो हो गया वो है दोस्तों धारवाड़ कर्म की चट्टानें। इसका विस्तार रूप से अगर देखा जाए तो कोल्हन जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, यानी सिंहभूम में है, उस क्षेत्र में है कोल्हन। दूसरा इसी में देखिए लिखा है कि इन्हें लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहते हैं, यानी ये जो सिंहभूम है उसे जो है लौह अयस्क का श्रृंखला भी कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा, तांबा और मैग्नीज पाया जाता है। तो ये दूसरा वर्गीकरण है। तीसरा है गोंडवाना कर्म की चट्टानें जो दामोदर नदी घाटी जैसे कि झरिया, बोकारो, गिरिडीह में इन चट्टानों का जमाव है, यानी इन जगहों पर जो है ये चट्टानें पाई जाती है। आर्थिक दृष्टि से ये जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का अधिकांश कोयला भंडार जो है इसी संरचना से मिलता है। ठीक है, तो ये है। आगे दोस्तों देखिए चौथा आपका जो विभाजन है वो है राजमहल ट्रेप एवं ढक्कन लावा। जूरासिक काल से दरारी उद्देदन से निकले लावा के जमने से इनका निर्माण हुआ है और यह मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ जिले में स्थित है। यहाँ जो है बेसाल्ट चट्टाने की क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ है। तो ये आपका चौथा विभाजन है, चौथा वर्ग है। ठीक है, आगे पांचवा जो हमारा हो गया वो है विंध्यन कर्म। सोन नदी घाटी जो कि गढ़वा जिला में है उसका बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की ये चट्टानें यहाँ पाई जाती है। तो ये सभी था आपका। ठीक है, इसका वर्गीकरण यानी झारखंड का जो है मतलब संरचना के बारे में। आगे देखा जाए इसका उच्चावच जिसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन, यानी कैसे कैसे ये फैला हुआ है, तो ये सभी चीज़ों को देखेंगे। तो झारखंड की जो धरातल है वो बहुत सारा जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, यानी कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है। तो ये जो है इसी आधार पर इसको कई वर्गों में बांटा गया है जो हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला हो गया हम लोग का पाट क्षेत्र जिसको बोलते हैं पश्चिमी पठार। यह झारखंड का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है
जो कि 900 से लेके 1100 मीटर तक माना जाता है। इसकी आकृति अगर देखा जाए तो त्रिभुजाकार है, यानी ये जो है त्रिभुजाकार है। नेतरहाट देखा जो 1180 मीटर का है। गणेशपुर पाट और जनीरा पाट यहाँ के प्रमुख उच्च स्थानों में से एक है। तो ये पहला हो गया आपका पश्चिमी पठार, जिसको पाट क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा हमारा है रांची का पठार। यह झारखंड का सबसे बड़ी पठारी क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लंबाई है वो 600 मीटर है। और इस पठार से कई नदी जैसे कि स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, ये सभी नदी निकलती है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपात यानी झरने जैसा बनके गिरती है, जो कि हुंडरू जलप्रपात हो गया आपका, जोन्हा जलप्रपात और दस्सम का निर्माण करती है। तो ये पठार है रांची का पठार दूसरा हमारा। आगे तीसरा देखेंगे, तीसरा है हजारीबाग का पठार। यह रांची के पठार के उत्तर में स्थित है और दामोदर नदी घाटी द्वारा इसे अलग होता है। ये जो है दामोदर नदी घाटी जो है उससे अलग होता है। इसी में देखिए लिखा है निचला हजारीबाग पठार। यह बाहरी हिस्सा है जिसकी ऊंचाई जो है कम होती है, यानी 450 मीटर है। इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पास एक पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो 1365 मीटर की ऊंचाई के साथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। तो ये आपका हजारीबाग पठार है तीसरा। आगे हमारा देखिए चौथा जो है वो है राजमहल की पहाड़ियाँ और ऊंची भूमि। तो झारखंड के उत्तर पूर्व में स्थित यह क्षेत्र जो है वो 150 से लेके 300 मीटर तक ऊंचा है। यह छोटी छोटी नुकीली पहाड़ियों को जो है टोंगरी या फिर गुबनदार पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। यानी ये जो पहाड़ी है, ये छोटी छोटी पहाड़ी, छोटी छोटी नुकीली पहाड़ी को टोंगरी कहते हैं और गुबनदार पहाड़ियों को डोंगरी कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो पांचवा है वो है नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। तो यह राज्य का सबसे कम ऊंचा वाला क्षेत्र है, जहां गंगा की मैदान जो कि साहेबगंज में और स्वर्ण रेखा की निचली घाटी इसके उदाहरण वगैरह, जो कि सबसे नीची यानी सबसे मैदानी क्षेत्र, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र ये है। इसका निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है दोस्तों कि झारखंड की संरचना और उच्चावच की इसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जहां एक और गोंडवान और धारवाड़ चट्टानें खनिज संपदा का आधार है, वहीं यहाँ की पठारी उच्चावच जल विद्युत उत्पादन और पर्यटन के लिए अनुकूल दशाएं प्रदान करती है। तो ये झारखंड की संरचना और उच्चावच के बारे में था, बहुत ही अच्छे से हमने समझा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के जल प्रवाह प्रणाली का वर्णन कीजिए। या देखिए इसे जो है जल प्रवाह को बोलते हैं, इसको अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, अपवाह तंत्र भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अपवाह तंत्र पूछे या फिर जल प्रवाह प्रणाली पूछे तभी आंसर आपको सेम लिखना है। तो देखिए आंसर है कि झारखंड की जल प्रवाह प्रणाली, ठीक है, यहाँ की स्थलाकृति और पठारी ढाल से निर्धारित होती है। चूंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की नदी जो है मुख्य रूप से वर्षा आधारित है और पथरीली रास्ते से बहने के कारण उनके अनेक जलप्रपात का निर्माण करती है। यानी झारखंड जो है, यहाँ की जो स्थलाकृत और पठारी ढाल से ये सब निर्माण होती है जल प्रवाह, इसलिए यहाँ नदी का जो है मुख्य रूप से जो पानी है वो वर्षा पर ही आधारित रहती है। अगर गर्मी वगैरह ज़्यादा होता है तो नदी सूख भी जाती है। आपने देखा होगा झारखंड में बहुत सारे नदियों के बारे में। यहाँ जो है पथरीले रास्ते होने के कारण और जो है ऊंचे ऊंचे पर्वत होने के कारण, पठार होने के कारण अनेक जलप्रपात का निर्माण भी यहाँ होती है। तो ये आपका झारखंड की जल प्रवाह प्रणाली का थोड़ा सा इंट्रो था। आगे देखेंगे कि जल प्रवाह प्रणाली का वर्गीकरण। तो प्रवाह की दिशा और संगम के आधार पर झारखंड की नदियों को पांच मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है, जो एक एक करके देखेंगे। तो पहला हो गया हम लोग का पूर्वी अपवाह तंत्र या फिर पूर्वी जल प्रवाह तंत्र, जो बोलिए सेमी हुआ। तो इस नदी की यानी इस समूह की नदियां मुख्य रूप से पूर्व की ओर बहती है और अंततः गंगा या फिर हुगली नदी में मिल जाती है। यानी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यानी इस समूह की जो नदी है वो पूर्व की तरफ से बहती है और जाके गंगा या फिर हुगली नदी में मिल जाती है, जिसमें हो गया आपका दामोदर नदी इसमें जो आता है। यह झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर है। इसका जो है शुरुआत जो है लातेहार से टोरी क्षेत्र से होता है और इसे जो है बंगाल का शौक भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी अगर देखा जाए तो बड़ाकर नदी हो गया, बोकारो, कोनर और भेड़ा नदी इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती है।
ठीक है। तो ये आपका दामोदर नदी था। फिर आगे है मयूर रांची नदी। यह देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जहां निचले हिस्से में नौकायन संभव होता है, यानी यहाँ इस पर जो है प्रसिद्ध कनाड़ा बांध बना है। यानी ये नदी जो है वो त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र में है देवघर की, और ये एक ऐसी नदी है जहाँ की निचली हिस्से में नौकायन पॉसिबल हो पाता है। और यहाँ जो है एक बांध भी बना हुआ है, जो बांध का नाम है कनाड़ा बांध। ठीक है। आगे है अजय नदी। इसका शुरुआत जो है बिहार के मुंगेर से होता है, लेकिन यह देवघर और दुमका जिले में भी प्रभावित होता है, यानी इस जिले से बहता है। ठीक है। तो ये हमारा था पहला पूर्वी अपवाह तंत्र। फिर है दूसरा दोस्तों दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र, जिसमें पहला आ जाता है हम लोग का स्वर्ण रेखा नदी। इसका शुरुआत जो है रांची के नगरी से होता है, और ये झारखंड का एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी सहायक नदी मतलब किसी भी सहायक नहीं बनती है और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की रेत में सोने की कण पाए जाने के कारण इसका नाम जो है स्वर्ण रेखा पड़ा है। प्रसिद्ध हुंड्रू जलप्रपात इसी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब ये है, जो ये स्वर्ण रेखा नदी है इसकी शुरुआत रांची के नगरी से होता है, और ये जो है झारखंड का एक ऐसी नदी है, सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी भी नदी का सहायक नदी नहीं बनती है। ये खुद से स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इस नदी के रेत में जो है सोने का कण पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया स्वर्ण रेखा नदी। और जो आपका हुंड्रू जलप्रपात है वो इसी या वहाँ जो पानी बहता है वो इसी नदी की पानी है। तो ये है। ठीक है। आगे हमारा तीसरा हो गया, वो है दक्षिणी अपवाह तंत्र, जिसमें है दक्षिणी कोयल। यह रांची के नगरी से निकलती है और दक्षिण की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर देखा जाए तो कारो है, यानी इसकी सहायक नदी जो है वो कारो है। ठीक है। फिर है शंख नदी। यह गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड से निकलती है। उड़ीसा में शंख और दक्षिणी कोयल से मिलने से ही ब्रह्मणी नदी का निर्माण करती है। तो ये आपका दक्षिणी अपवाह तंत्र में आता है। फिर चौथा हो गया हम लोग का जो है उत्तर पश्चिमी और उत्तरी अपवाह तंत्र। ठीक है। ये नदी पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और गंगा या फिर सोन नदी में मिल जाती है, जिसमें पहला नदी है हमारा सोन नदी। यह अमरकंटक से निकलकर झारखंड के गढ़वा और पलामू की उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तरी कोयल अगर देखा जाए तो यह रांची पठार से निकलती है, यानी निकलकर उत्तर की ओर बहती है और सोन नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी अगर देखा जाए तो औरंगा और अमानत वगैरह है। तो ये आपका चौथा था, जो कि था उत्तर पश्चिमी एवं उत्तरी अपवाह तंत्र। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसी में और भी ये नदी है जो है पुनपुन। इसे जो है कीकट या फिर बागधामी के नाम से भी जाना जाता है, बम्मा गधी के नाम से, सॉरी। तो यह चतरा जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जिसको पुनपुन नदी बोलते हैं या फिर कीकट या फिर बम्मा गधी नाम से भी बोलते हैं। फिर है फगयू नदी। यह चतरा से निकलती है और इसका ये जो है इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, जो कि पितृ पक्ष मेले के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपका है। आगे हमारा पांचवा है वो है सकरी और चानन तंत्र। सकरी नदी के बारे में, तो यह हजारीबाग से के पठार से निकलती है। इसे जो है सुमा गधी भी कहते हैं। यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी ये अपना रास्ता बदलने के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये आपका टोटल 5 अपवाह तंत्र है, 5 मतलब जल प्रवाह तंत्र में विभाजित किया गया। आगे देखेंगे कि झारखंड की अपवाह प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है, यानी इन सभी की मुख्य विशेषताएं क्या है। इसमें पहला हो गया कठोर मार्ग। नदी पठारी भाग से गुजरती है, इसलिए उन्होंने गहरी छाटियों और अनेक जलप्रपातों जैसे कि बुढ़ा घाट, दसम और जौनहा का निर्माण किया। यानी इसका सबसे मतलब जो भी विशेषताएं उसमें पहला आ जाता है हम लोग का कठोर मार्ग। बहुत सारे जलप्रपात वगैरह बनाती है, ठीक है, बहुत सारा गहरी घाटी वगैरह बनाती है, ठीक है। फिर दूसरा है मौसमी प्रकृति। हिमालय की नदियों के विपरीत यहाँ की नदी मानसून पर निर्भर है। वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के कारण इन नदियों के जलस्तर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है। यानी ये मौसमी प्रकृति पर निर्भर करती है। बरसात होती है तो नदी में पानी रहती है, बरसात नहीं होती है तो नदी में पानी नहीं रहती, सूख भी जाती, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। आगे जो है वो आर्थिक महत्व। दामोदर घाटी परियोजना जो है और स्वर्ण रेखा परियोजना के माध्यम से इन नदियों का उपयोग जो है वो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए किया जा रहा है।
तो ये सभी आर्थिक महत्व भी इसका है। फिर प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि जमशेदपुर, धनबाद वगैरह से गुजरने वाली स्वर्णरेखा और दामोदर नदी अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। कैसे? क्योंकि देखिए वहाँ जो है औद्योगिक क्षेत्र वगैरह है, कारखाने वगैरह से जो गंदे पानी वगैरह निकलते हैं वो डायरेक्ट नदी में जा रही है, इसलिए जो आपका स्वर्णरेखा नदी है और दामोदर नदी वो बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषित हो चुकी है। तो ये इसकी विशेषताएं कुछ कुछ है। अब इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। लिखा है कि झारखंड की अफवाह प्रणाली न केवल राज्य की जीवन रेखा है बल्कि यहाँ की कृषि, उद्योग और पर्यटन की जो है मुख्य आधार भी है। नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात झारखंड को पर्यटन के मानचित्र पर विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। सतत विकास के लिए इन नदियों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की बहुत ही जरूरत होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि झारखंड की जो अफवाह प्रणाली तंत्र है वो सिर्फ राज्य की जीवन रेखा नहीं है बल्कि यहाँ की कृषि, उद्योग, पर्यटन वगैरह सब चीज़ के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और यहाँ का जो है जलप्रपात वगैरह बनाती है जो नदी के कारण बनता है, वो भी जो है एक बहुत बड़ा पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो ये सभी चीज़ें थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि झारखंड के मुख्य खाद्य फसलों के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर हाल में कर लेना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, सेमेस्टर एग्जाम है। और पूरा ये जो आपका मेजर 7 ज्योग्राफी है वो झारखंड के ज्योग्राफी पर ही रिलेटेड है, यानी झारखंड के ही हर एक चीज़ पूछे गए हैं। तो चलिए समझेंगे। तो बोल रहा है कि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ लगभग 75% जनसंख्या जो है वो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है, यानी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से वो जो है खेती पर ही निर्भर है। राज्य की स्थलाकृत मुख्य रूप से पठारी होने के कारण यहाँ की खेती के लिए परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण है। झारखंड की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर आधारित और निर्वाह प्रकार की है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22.7% भाग ही कृषि के काम के लिए है। यानी कह रहा है जो झारखंड है वो एक कृषि प्रधान देश है, सॉरी राज्य है। यहाँ का लगभग जो है 75% जनसंख्या है वो खेती में ही निर्भर करता है, चाहे जैसे करे, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। और राज्य की जो स्थलाकृत पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की खेती जो है बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है। और यहाँ की जो खेती वगैरह होती है वो मानसून यानी कि बरसात पर ही निर्भर करती है। तो ये सभी चीज़ें थी। और यहाँ का लगभग जो है 22.7% भाग कृषि के लिए काम किया जाता है। तो ये आपका था। आगे देखेंगे मुख्य खाद्य फसल और उसका विवरण या फिर वितरण समझ लीजिए, यानी मुख्य खाद्य फसल के बारे में देखेंगे और कहाँ वो उपजाया जाता है फिर या फिर कहाँ उसकी खेती की जाती है वो देखेंगे। तो चलिए, जिसमें पहला हम लोग का आ जाता है धान दोस्तों। तो धान जो है, धान झारखंड की सर्वोच्च और सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह झारखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यानी जो धान जो है वो झारखंड की बहुत ही सर्वोच्च या फिर बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक महत्व वाला खाद्य फसल है। और ये जो है राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। उत्पादन अगर देखा जाए तो राज्य के कुल कृषि योग्य भूमि में लगभग 80% भाग पर धान की खेती ही की जाती है, जो कि खरीफ सीजन में या मुख्य फसल है। आधुनिक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो उन्नत बीज और बेहतर प्रबंधन से इनकी उत्पादक में बहुत ही सुधार देखा है, यानी कि और भी ज़्यादा जो है सुधार देखा गया है, उत्पादन बढ़ा है। तो ये आपका पहला था झारखंड की जो है धान की खेती के बारे में। इसका वितरण अब देख लेते हैं। तो वितरण है कि इसका वितरण पूरे राज्य में है, लेकिन जो है मुख्य रूप से सिंहभूम, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में ज़्यादा होता है, फिर रांची में ज़्यादा होता है, गुमला में ज़्यादा होता है, दुमका में ज़्यादा होता है, फिर हजारीबाग जैसे इलाके जो है इसके लिए ज़्यादा प्रमुख उत्पादक जिले माने जाते हैं। फिर हमारा जो दूसरा खाद्य फसल है वो है मक्का दोस्तों। मक्का जो है यानी मक्का झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। यह खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है, लेकिन खरीफ मक्का का उत्पादन अधिक होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है दूसरा सबसे बहुत ज़रूरी फसल में से एक है मक्का। और इसको जो है खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो खरीफ मक्का का ही उत्पादन किया जाता है। तो उत्पादन में अगर देखा जाए तो यह कृषि यानी कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 10 से 12% भाग में उगाया जाता है।
कम पानी और पहाड़ी ढलानों पर ही उगाने की क्षमता के कारण यहाँ के किसान के लिए ये अनुकूल है, यानी बहुत ही अच्छी है। और 10 से 12% भाग में ये उगाया जाता है। वितरण देखा जाए यानी कि कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है, तो ये ज़्यादातर जो है पलामू जिला में मक्का उत्पादन में बहुत ज़्यादा आगे है पलामू जिला। फिर इसके अलावा भी बहुत सारे जो कि हजारीबाग जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, साहेबगंज वगैरह, इन सभी जगह पर भी जो है आपका मक्का उपजाया जाता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा जो फसल है वो है गेहूं फसल। गेहूं झारखंड की तीसरी मुख्य खाद्य फसल में से एक है और इसका मुख्य रूप से जो है ये रबी फसल है। रबी फसल यानी कि शीतकाल, यानी कि शीतकाल में उगाया जाता है। ठीक है, उत्पादन में देखा जाए तो सिंचाई की सीमित सुविधा के कारण इसकी खेती केवल उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहां जल की उपलब्धता है। राज्य में कुल उत्पादन का लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं के लिए गेहूं के अंतर्गत आता है। यानी कह रहा ये है कि यहाँ जो है सिंचाई की सुविधा बहुत ही कम है, जिसके कारण यहाँ की जो गेहूं की खेती है वो सभी जगह नहीं होती है, सिर्फ वही क्षेत्र में होता है जहाँ सिंचाई की सुविधा हो। ठीक है, तो ये सभी कारण से यहाँ का 2.25 लाख हेक्टेयर सिर्फ गेहूं के अंतर्गत आता है, बाकी नहीं आता है। तो ये उत्पादन है। आगे इसका वितरण देख लेते हैं कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो ये आपका जो है पलामू, हजारीबाग जिला, गोड्डा, साहेबगंज जिला गेहूं उत्पादन के लिए बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, मुख्य केंद्र माना जाता है। फिर है पलामू प्रमंडल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के कारण इसका वितरण बहुत अधिक बढ़ा है। तो ये था। ठीक है, आगे हमारा जो चौथा जो है वो है दलहन, यानी झारखंड में दालों की उत्पादन मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पोषक सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। जो कि फसल में देखा जाए तो कौन कौन सा, तो अरहर दाल उगाया जाता है, फिर चना, मूंग दाल, फिर उड़द दाल, ये सब उगाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है तो वो देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला हो गया, यानी कहाँ उगाया जाता है तो पलामू जिला में दलहन उत्पादन में पूरे राज्य में सबसे पहला स्थान होता है, यानी पलामू में सबसे पहला सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। फिर चना उत्पादन के लिए भी पलामू और चतरा प्रसिद्ध है, जबकि अरहर दाल के लिए हजारीबाग और रांची क्षेत्र ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये सभी जहाँ जहाँ उगाए जाते हैं दाल वगैरह। फिर आगे हम लोग पाँचवा आ जाएंगे जो है मोटे अनाज। मोटे अनाज कौन क्या क्या है, जैसे कि झारखंड में पठारी भूमि और कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए महुआ और अन्य मोटे अनाज जो है उपयुक्त है। यानी जहाँ पठारी भूमि है, जहाँ कम वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में मड़ुआ वगैरह, सॉरी महुआ नहीं है, मड़ुआ है, और बहुत सारे अन्य मोटे अनाज वगैरह उपजाए जाते हैं। उत्पादन में देखा जाए तो यह फसल जो है वो गरीब किसानों की मुख्य खाद्य सुरक्षा है। सरकार अब जो है इसे मिलेट मिशन के तहत इसके उत्पादन को बढ़ावा भी दे रही है, यानी इसको और भी बढ़ावा दे रही है। ठीक है, इस मिशन के तहत कहाँ कहाँ उगाया जाता है वितरण में देखिए तो रांची, हजारीबाग, गुमला, इन सभी क्षेत्रों में ये सब उत्पादक किया जाता है, मड़ुआ वगैरह और बहुत सारे मोटे अनाज वगैरह। ठीक है, तो ये सभी था जहाँ जहाँ उगाए जाते हैं खाद्य फसल के बारे में। आगे देखेंगे कि झारखंड में कृषि की मुख्य विशेषताएं और समस्या, यानी झारखंड में कृषि की जो जो मुख्य विशेषताएं हैं और कौन कौन सा समस्या वगैरह आता है तो वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ का सबसे पहला चीज़ हो गया कि वर्षा पर निर्भर रहता है। तो राज्य की भूमि का 90% भाग जो है अभी भी मानसून पर ही निर्भर है, जिससे सूखे की स्थिति में फसल प्रभावित होती है, यानी सूखे की स्थिति में फसल नहीं के बराबर होती है, यानी पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर है यहाँ की लगभग 90% भूमि वगैरह, कृषि खेती वगैरह। ठीक है, दूसरा हो गया सिंचाई का अभाव है, यानी पठारी क्षेत्र होने के कारण नहरों का निर्माण कठिन हो जाता है। यहाँ की सिंचाई मुख्य रूप से कुआं, तालाब और चकडेम पर वगैरह पर आधारित है, लेकिन ये भी गर्मी वगैरह में जो है सूख जाती है। ठीक है, तो ये सिंचाई का जो है बहुत ही कमी है, अभाव है। फिर आगे हम लोग का तीसरा है वो है मृदा की प्राकृति, यानी आपका मिट्टी की प्राकृति। यहाँ की मिट्टी जो है मुख्य रूप से लाल और अम्लीय होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ये आपका हो गया। फिर है लघु जोत, यानी झारखंड में अधिकांश किसान जो है वो सीमांत या फिर लघु श्रेणी के हैं, जिसके पास आधुनिक कृषि यंत्रों की कमी होती है, यानी उन लोगों के पास जो है आधुनिक कृषि यंत्र वगैरह, खेती के यंत्र वगैरह की कमी होती है। तो ये सभी इसकी जो है विशेषता और कमी वगैरह थी। आगे निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि यह स्पष्ट है कि धान, मक्का और गेहूं झारखंड की मुख्य खाद्य आधारशिला है।
यद्यपि यहाँ की कृषि मुख्य रूप से मानसून पर ही निर्भर करती है, लेकिन बेहतर सिंचाई प्रबंधन और उन्नत बीजों का प्रयोग से उत्पादन की संभावनाएं बढ़ रही है। राज्य में कृषि की आधुनिकीकरण न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत प्रदान करती है। यानी क्या रहा है, यहाँ तो धान मक्का वगैरह गेहूँ वगैरह तो उपजाया जाता है, लेकिन अब ये जो है धीरे धीरे इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है धीरे धीरे सिंचाई प्रबंधन वगैरह की जा रही है, उन्नत बीज वगैरह का उपयोग किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों के कारण जो है इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। तो ये है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के वन संसाधनों का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड में जो वन है, जंगल है, उसके संसाधन यानी वहाँ क्या क्या पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आंसर देखते हैं। बोला झारखंड शब्द की उत्पत्ति जो है वो झार यानी कि झाड़ी या फिर वन और खंड यानी कि प्रदेश से हुई है, जिसका अर्थ है कि वनों का प्रदेश। यानी झारखंड का मतलब ही होता है वनों का प्रदेश। यह राज्य न केवल अपनी खनिज संपदा के लिए बल्कि अपनी समृद्ध वन संपदा और जैव विविधता के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये राज्य खनिज संपदा के साथ साथ अपने जो है वन संपदा और जैव विविधता के कारण भी ये जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। झारखंड का वन क्षेत्र जो है जहाँ की जनजातीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यावरण का आधारशिला है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का लगभग 29.76% भूभाग वनों से मतलब जंगल से ही घिरा हुआ है, जो राष्ट्रीय औसत का जो है 24.62% से अधिक होता है। यानी सीधा समझिए ले देखिए कि झारखंड में बहुत सारी जंगल वगैरह, जैव विविधता वगैरह पाई जाती है, वन संपदा वगैरह। तो पहले हम लोग देखेंगे वनों का वर्गीकरण। झारखंड के वनों को जलवायु और वर्षा के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का उष्णकटिबंधीय आर्द्र, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर यानी सेमी से अधिक होती है, जिसमें सिंभुम हो गया, रांची हो गया, लोहरदगा हो गया और संथाल परागण वगैरह क्षेत्र इसमें शामिल है। इन वनों में वृक्ष अपनी पत्ती जो है ग्रीष्म ऋतु में गिरा देती है, जिसमें साल जिसको सखुआ वगैरह बोलते हैं, सखुआ यहाँ की मुख्य वृक्ष में से एक है। तो ये आपका पहला हो गया जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। फिर दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये वन जो है राज्य के उन हिस्सों में मिलते हैं जहाँ वर्षा जो है 120 सेमी से भी कम होती है, जैसे कि पलामू जिला हो गया, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह वगैरह। तो यहाँ की प्रमुख वृक्ष में जो है महुआ, पलाश, खैर और नीम जैसे शामिल है। यानी यहाँ की प्रमुख वृक्ष वगैरह देखा जाए तो उसमें महुआ हो गया, पलाश हो गया, खैर हो गया और नीम वगैरह, ये सब वन में जो है पेड़ वगैरह पाई जाती है। बांस भी जो है इन क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यानी बांस भी वगैरह भी पाया जाता है, जिसको बम्बू बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख वन उपज। यानी कि आप वन वगैरह तो हमने समझ लिया, अब वन में क्या क्या उपज मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो वो सब देखेंगे। तो झारखंड के वनों से प्राप्त होने वाली सामग्री को दो श्रेणियों में बांटा गया है, रखा गया है, जिसमें पहला श्रेणी हो जाता है हम लोग का मुख्य उपज के नाम से। इसमें इमारती लकड़ी वगैरह शामिल है, जैसे कि साल जिसको सखुआ वगैरह बोलते हैं। तो यह झारखंड का राजकीय वृक्ष है। इसकी लकड़ी अत्यंत कठोर और टिकाऊ होती है, जिसका उपयोग जो है रेल की पटरियों के लिए, जहाज निर्माण के लिए और फर्नीचर वगैरह में किया जाता है। यानी कि ये जो साल जो आपका है वो बहुत ही कठोर होती है, बहुत ही टिकाऊ होती है, और इसे जो है राजकीय वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है झारखंड का। इसलिए इसका उपयोग जो है वो रेल की पटरियों बनाने के लिए, पानी वाला जहाज बनाने के लिए और बहुत सारा फर्नीचर वगैरह काम वगैरह के लिए भी आपका किया जाता है। फिर हो गया आपका सागवान और शीशम का, जो कि कीमती फर्नीचर बनाने में ये सब काम आते हैं। तो ये आपका पहला था मुख्य उपज, पहली श्रेणी। दूसरी श्रेणी में जो विभाजित किया गया वो है गौण उपज। ठीक है, गौण उपज, इसमें जो है आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लौह यानी झारखंड भारत की सर्वाधिक लौह उत्पादक वाला राज्य है, जिसमें अगर कुल उत्पादन का लगभग देखा जाए तो 50% से अधिक जो है वो झारखंड में ही उत्पादन होता है, पूरा भारत का अगर देखा जाए तो यह पलाश और कुसुम के पेड़ों पर पाले जाने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है। तो ये आपका है। फिर दूसरा हो गया तरस रेशम,
झारखंड तरस रेशम के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। अर्जुन और आसन के पेड़ पर इसका पालन होता है तरस रेशम का। फिर है केंदुपत्ता, इसका उपयोग जो है बीड़ी उद्योग में होता है। यह ग्रामीण आय का बहुत बड़ा स्रोत है। यानी देखिएगा, आपने कई बार देखा होगा झारखंड वगैरह में, यानी केंदुपत्ता जो होता है उसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा महिलाओं को पत्ता वगैरह को छाट छाट के बेचा करती है ना। तो ये भी जो है ग्रामीण आय के लिए बहुत बड़ा स्रोत के रूप में है झारखंड का। फिर आपका आगे हो गया महुआ। इसके फूल का उपयोग जो है वो खाद्य पदार्थ और शराब बनाने में किया जाता है, जबकि इसका बीज का उपयोग जो है वो तेल निकालने में किया जाता है। ठीक है, तो महुआ वगैरह के बारे में तो सब कोई जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों वनों का क्षेत्रीय वितरण, यानी वनों का क्षेत्रीय वितरण के बारे में देखेंगे। तो जिसमें सार्वजनिक वन प्रतिशत वाला जिला अगर देखा जाए तो लातेहार, जिसमें 56% जो है वो वन वगैरह पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर सार्वजनिक वन क्षेत्रफल वाला जिला अगर देखा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ सरांडा वन जो है, सरांडा वन जो कि 700 पहाड़ियों की भूमि में एशिया का सबसे बड़ा साल वन क्षेत्र माना जाता है, यानी साल पेड़ का वन क्षेत्र माना जाता है। फिर आगे हो गया हम लोग का न्यूनतम वन वाला जिला, यानी जहाँ सबसे कम वन पाया जाता हो, जंगल पाया जाता हो, वो है जामताड़ा और देवघर। ठीक है, तो ये सभी था उसका हम लोग वितरण के बारे में, जंगल के वितरण के बारे में, वनों के क्षेत्रीय वितरण के बारे में। अब वन्य जीव संरक्षण के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंडों के वनों में समृद्ध वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। यानी जो भी वन्य जीव पाए जाते हैं उन सभी को बचाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जो हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला हो गया बेतला नेशनल पार्क, जो कि लातेहार में है। यह राज्य की एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1932 में विश्व की पहली शेर गणना हुई थी, तो उसी समय से ये है। फिर हो गया हम लोग का दलमा दोस्तों। दलमा जो है गज संरक्षण, तो गज अब समझ रहे हैं, गज मतलब हाथी। ठीक है, तो ये जमशेदपुर में है। दलमा गज आरक्ष्य जो है वो जमशेदपुर में है, और यहाँ हाथियों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर हम लोग का आगे हो जाता है पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि बाघों के संरक्षण हेतु भारत की शुरुआती प्रोजेक्ट में से एक है, जो कि बाघ वगैरह को संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया। तो ये सभी थे जो संरक्षण वगैरह करते हैं वन्य जीव के। फिर अगर देखा जाए तो चुनौतियां और संरक्षण के उपाय देखेंगे, यानी झारखंड में जो वन वगैरह उसके चुनौती और संरक्षण के उपाय में क्या क्या दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो झारखंड के वनों के सामने कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, जिसमें हो गया खनन गतिविधियां। राज्य खनिज संपन्न है, जिसके कारण खनन के लिए वनों की कटाई बहुत बड़ी चुनौती होती है। यानी खनन वगैरह निकालने के लिए, खनिज वगैरह निकालने के लिए जंगलों को काटी जाती है, ये बहुत बड़ी चुनौती मानी गई है। फिर हो गया हम लोग का वानगीन यानी कि फॉरेस्ट फायर। ठीक है, यानी कि अचानक आपने कई बार देखा होगा गर्मी दिन में महुआ चुनने के दौरान या फिर प्राकृतिक कारणों से आग लग जाती है, तो उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। फिर है झूम कृषि। कुछ क्षेत्रों में अभी भी स्थानांतरित कृषि के कारण वनों को नुकसान पहुंचता है। यानी क्या होता है, एक जगह कृषि किया, वहाँ की जो है वहाँ से उपज जो निकला, फिर दूसरे जगह वन वगैरह में कहीं जाके जो है कृषि करेंगे, तो इसके कारण जो भी वन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि झारखंड के वन केवल संसाधन नहीं बल्कि यहाँ की पहचान है। जनजातीय जीवन और वनों का अटूट संबंध है। सतत विकास के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक प्रगति और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाए जाए। सरकार की सामाजिक वानिकी और वन संरक्षण अधिनियम जैसी योजनाएं इस दिशा में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ये झारखंड के जंगल वगैरह यानी वन वगैरह से रिलेटेड था, वन संसाधनों के बारे में। तो अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है अच्छे से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे। बोल रहा है दोस्तों कि झारखंड में सिंचाई के प्रकार और उनके वितरण का वर्णन कीजिए। यानी कि झारखंड में कौन कौन सी सिंचाई के प्रकार है और वो सभी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ये सब देखेंगे। तो देखिए आंसर समझते हैं कि झारखंड जो है वो अधिकांश पठारी भाग होने के कारण यहाँ नहरें और नलकूपों का निर्माण एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 13 से 15% भाग पे ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, बाकी जगहों पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। यहाँ सिंचाई के साधनों का
चयन जो है भू आकृति और जल स्तर के आधार पर किया जाता है। यानी बहुत जगह जल स्तर कम होने के कारण, भू आकृति अच्छी नहीं होने के कारण संसाधनों का चयन नहीं हो पाता है, सिंचाई के साधनों का चयन नहीं किया जा सकता है, वहाँ जो है सिंचाई के साधन नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी है। आगे देखेंगे सिंचाई के प्रमुख प्रकार या फिर साधन, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का कुआं। ठीक है, कुआं से सिंचाई वगैरह की जाती है, आज भी बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो कुआं झारखंड में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन में से एक है। राज्य की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग कुएं द्वारा सींचा जाता है। यानी जो भी खेती है उसमें लगभग 30% भाग जो है वो कुएं द्वारा सिंचित की जाती है, उसे सिंचाई की जाती है। इसकी विशेषताएं अगर देखा जाए तो यह एक पारंपरिक और सस्ता साधन है। ठीक है, वितरण देखा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, तो कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो गुमला जिले में होता है। इसके बाद गिरिडीह में, रांची में, हजारीबाग में और धनबाद वगैरह में भी जो है ये यानी कुएं द्वारा सिंचाई की जाती है खेतों की। फिर आगे हो गया हम लोग का तालाब। तो तालाब जो है झारखंड का दूसरा सबसे प्रमुख सिंचाई साधन है। राज्य की सिंचित क्षेत्र का लगभग 19 से 20% भाग जो है इसी से सिंचाई की जाती है। जिसकी विशेषताएं देखा जाए तो पठारी ढाल के कारण तालाब में वर्षा का जल जमा हो जाता है और इससे जमा होने के कारण सिंचाई वगैरह में सुविधाएं मिलती है। वितरण देखा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए तालाब द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई अगर देखा जाए तो देवघर जिले में होता है। इसके अलावा दुमका, साहेबगंज, गोड्डा जिला, ये सब में भी जो है इसका उपयोग करके सिंचाई किया जाता है। तो ये आपका था। आगे हम लोग जो देखेंगे वो तीसरा हो गया नहर। तो झारखंड की उबड़ खाबड़ स्थलाकृत नहरों के निर्माण में बाधक है। यानी उबड़ खाबड़ जो भूमि है उसके कारण नहर वगैरह अच्छे से निर्माण नहीं हो पाती है, वो बाधा डालती है। फिर भी राज्य के कुछ क्षेत्र में जो है लगभग 17 से 18% भागों में जो है नहर से सिंचाई की जाती है। विशेषताएं देखा जाए तो ये मुख्य रूप से सरकारी सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। यानी सरकार द्वारा जो परियोजना वगैरह चलाई गई, जो कि दामोदर घाटी परियोजना, फिर बहुत सारी परियोजना वगैरह, उन सभी के माध्यम से नहरों से सिंचाई की जाती है। वितरण अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है सिंहभूम में होता है, जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों में। फिर सरायकेला खरसावा जिले में होती है। मयूर रांची परियोजना के कारण दुमका क्षेत्र में भी नहरों से विस्तार हुआ और वहाँ भी जो है इससे सिंचाई की जाती है। तो ये था। फिर आगे हम लोग का चौथा जो है वो है नलकूप। यह झारखंड में सिंचाई का सबसे आधुनिक साधन है, यानी बहुत ही आधुनिक साधन माना जाता है। लेकिन कठोर चट्टान के कारण बोरिंग करना कठिन और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। सिंचित क्षेत्र में लगभग 8 से 10% भाग ही इसे जो है सिंचाई की जाती है। यानी झारखंड में अगर देखा जाए तो यही सबसे बड़ा उद्योग आधुनिक साधन के रूप में माना जाता है, यानी बोरिंग वगैरह करवा के। लेकिन ये जो है बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि चट्टानी क्षेत्र वगैरह हो जाने के कारण बोरिंग नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ही कठिन, यानी बहुत ही कठिन होता है और खर्चीला, बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी इसमें होता है। वितरण देखा जाए तो नलकूप द्वारा सार्वजनिक सिंचाई जो है लोहरदगा जिले में होती है। इसी के अलावा जो है हजारीबाग, पलमू वगैरह के कुछ क्षेत्र में भी जो है इससे सिंचाई की जाती है। तो ये सभी सिंचाई के प्रकार थे, सिंचाई के माध्यम थे झारखंड के। आगे देखेंगे प्रमुख सिंचाई परियोजना, जो कि सरकार वगैरह के द्वारा जो बढ़ावा दिया गया सिंचाई के लिए, तो वो सब। तो राज्य में सिंचाई के विस्तार के लिए सरकार ने इसे 3 मुख्य भागों में बांटा है, 3 मुख्य भागों में किया है, जो कि बृहद सिंचाई परियोजना, जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक हो, जैसे कि स्वर्ण रेखा परियोजना, कोनार जलाशय परियोजना, जो कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक है। फिर दूसरा हो गया हम लोग का मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि 2,000 से लेके 10,000 हेक्टेयर तक है, जो कि पुनासी और औरंगा जलाशय के माध्यम से सिंचाई वगैरह को बढ़ावा दिया है। फिर हो गया हम लोग का लघु सिंचाई परियोजना, जो कि 2,000 हेक्टेयर से कम। ये मुख्य रूप से चकडैम वगैरह और लिफ्ट सिंचाई वगैरह के माध्यम से किया जाता है। तो ये सभी सरकार के द्वारा प्रमुख परियोजना वगैरह चलाए गए हैं सिंचाई के लिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि सिंचाई की समस्या और चुनौती, यानी जैसे अब सिंचाई वगैरह हो रहा है झारखंड में, ठीक है, बहुत सारे कारणों से, लेकिन उसमें क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पठारी भूभाग, कठोर चट्टानों के कारण भूमिगत जल स्तर तक पहुंचना और नहरों की खुदाई करना बहुत ही कठिन होता है। यानी पठारी भूभाग होने के कारण, उबड़ खाबड़ होने के कारण
कठोर चट्टान वगैरह होने के कारण यहाँ जो है बोरिंग वगैरह, नहर वगैरह, ये सभी चीज़ों की खुदाई वगैरह करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ वगैरह आती है। फिर है अनिश्चित वर्षा, यानी कभी कभी क्या होता है, मतलब समय पर वर्षा वगैरह ना होने के कारण भी ये बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नदी और तालाब वर्ष भर वर्षा पर ही निर्भर है, जिससे सूखे में वर्षा में सिंचाई संकट पैदा होता है, यानी गर्मी वगैरह में सिंचाई का संकट बहुत बड़ी सिंचाई का संकट वगैरह पैदा होता है। तो ये है। आगे बिजली का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के संचालन के लिए निर्बंध बिजली की कमी है, जिसके कारण जो है नलकूप वगैरह, बोरिंग वगैरह नहीं चला पाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये सभी चुनौतियां हैं जो कि झारखंड के सिंचाई में चुनौती और फिर समस्या के मतलब समस्या वगैरह है। निष्कर्ष देखा जाए तो लिखा है दोस्तों कि झारखंड में कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई का विकास बहुत ही जरूरी है। यद्यपि वर्तमान में जो है कुआं और तालाब मुख्य आधार के रूप में माना जाता है झारखंड के, फिर भी देखा जाए तो चेक डैम और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक झारखंड की भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत सबसे उपयुक्त साबित हो रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और जो है बहुत ज़्यादा सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो झारखंड की सिंचाई से रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका, जिसका आंसर हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के विकास एवं वितरण बताइए। यानी ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए आंसर है कि झारखंड को भारत का खनिज प्रदेश कहा जाता है, यानी भारत का खनिज प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये भी कहा जाता है, समझिए, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 1/4 हिस्सा जो है इसी राज्य से संचित की जाती है, यानी इसी राज्य से ली जाती है। लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश या फिर राज्य के औद्योगिक विकास की धुरी होती है। झारखंड न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी लौह इस्पात उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित है। यहाँ इस उद्योग के विकास के कारण कच्चे माल जैसे कि लोहा, कोयला, चूना, पत्थर वगैरह की जो है बहुत ज़्यादा निकटता और परिवहन की जो है बहुत ज़्यादा सुगमता वगैरह है, जिसके कारण इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। यानी झारखंड जो है वो लौह अयस्क भंडार का जो है पूरे भारत का 1/4 समझ लीजिए हिस्सा इसी यानी झारखंड से ही निकाला जाता है। ये कोई भी देश का हो, कोई भी राज्य का हो, एक औद्योगिक विकास के लिए देखिए लोहा वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसी से मकान वगैरह निर्माण, तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ कच्चा माल वगैरह बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लोहा, कोयला, चूना, पत्थर वगैरह, जिससे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे, बोल रहा है कि उद्योग के विकास का इतिहास। तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग का इतिहास भारत के औद्योगिक गौरव का हिस्सा है, जो एक एक करके हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा तत्कालीन यानी कि अब जो है जमशेदपुर वगैरह वहाँ हुई थी, यानी जमशेदपुर में हुआ था समझ लीजिए 1907 में। किनके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला निजी क्षेत्र का सफल एकीकृत इस्पात संयंत्र था। इसमें 1911 में कच्चे लोहे और 1912 में इस्पात का उत्पादन शुरुआत हुआ था। तो ये पहला कंपनी थी आपका, जो कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। फिर आगे दूसरा हमारा है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि अगर देखा जाए तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारा हुआ था 1964 में, सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो में इस संयंत्र की स्थापना की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे भारत का पहला स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस्पात भी माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये भारत का जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला इस्पात संयंत्र भी माना जाता है, बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तो ये दोनों थे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि प्रमुख औद्योगिक केंद्र और वितरण, यानी प्रमुख औद्योगिक केंद्र वगैरह, वो हमने इतिहास देखा। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं और ये कहाँ हैं। ठीक है, तो झारखंड में लौह इस्पात उद्योग प्रमुख रूप से 2 बड़े केंद्रों में स्थित है। पहला हो गया टाटा स्टील जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। यह संयंत्र जो है स्वर्णरेखा
और खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। इसके स्थानीयकरण के पीछे निम्नलिखित अनुकूल भौगोलिक कारक है। लो अयस्क, इसे सिंभू की नोवा मुंडी और उड़ीसा के मयूरभंज से लोहा प्राप्त होता है और यहाँ जो है इसका काम चलता है। फिर है कोयला, झरिया और रानीगंज के खानों से उत्तम कोटि का कोकिन कोल प्राप्त भी हो जाता है। फिर है जल वगैरह के लिए स्वर्ण रेखा और करकही नदी वर्ष भर जल को पूरा करती है, यानी सालों भर। परिवहन के लिए देखा जाए तो यहाँ की हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर स्थित और कोलकाता बंदरगाह की निकट है, नज़दीक है, जिसके कारण निर्यात वगैरह में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो है बोकारो स्टील प्लांट, जो कि बोकारो में है। यह संयंत्र दामोदर और बोकारो नदी के संगम के निकट स्थित है। कच्चा माल के लिए इसमें लोह अयस्क जो कि कीरीबुरू जो कि उड़ीसा से प्राप्त हो जाता है। फिर यहाँ का अगर कोयला का देखा जाए तो ये कोयला कहाँ से ले लेता है, तो बोकारो और झरिया के बीच स्थित है, जिससे परिवहन लागत में बहुत ही ज़्यादा न्यूनतम, यानी परिवहन लागत बहुत ही कम में इसे कोयला प्राप्त हो जाता है। फिर बाजार के लिए अगर देखा जाए तो समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र और कोलकाता जैसे बड़े बाजारों से जुड़ाव है इसका, जिसका विकास का बहुत ही मुख्य कारण के रूप में भी माना जाता है। तो ये दो हमारा जो है वो औद्योगिक क्षेत्र है। फिर स्थानीयकरण के कारण, तो देखिए कई बार क्वेश्चन में सिर्फ स्थानीयकरण का कारक ही पूछा जाता है, तो वो भी आपको इजीली अच्छे से कर लेना है। झारखंड में इस उद्योग के केंद्रित होने के पीछे मुख्य निम्नलिखित कारण है, जो कि है कच्चे माल की उपलब्धता हो जाती है, जैसे कि लोह अयस्क वगैरह, कोयला वगैरह, मैग्नीज वगैरह, चूना पत्थर वगैरह को एक ही क्षेत्र में मिलने से जो ये सब चीज़ जो है और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है उद्योगों को। फिर है सस्ता श्रम, यानी झारखंड और पड़ोसी राज्य जैसे कि बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बहुत ही कुशल और अकुशल श्रमिकों की प्रचुरता है, यानी बहुत ही सस्ता और अच्छे जो है मजदूर वगैरह मिल जाते हैं। फिर है जल की पर्याप्तता, जैसे कि दामोदर, स्वर्ण रेखा और खरकई जैसी बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रह्ममासी नदी वगैरह जो है इसमें सहायक होती है, जल की जो ज़रूरत है उसे पूरा करती है। परिवहन यंत्र में देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्गों का ये घना जाल के रूप में ये काम करती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें था। अब इसका आर्थिक महत्व और चुनौती देख लेते हैं, यानी इसका आर्थिक महत्व क्या है, फिर क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो भी देखेंगे। पहले देखेंगे आर्थिक महत्व। यह राज्य की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक, फिर है हजारों लोगों को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप में रोजगार देता है, यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। फिर सहायक उद्योग जैसे कि इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल वगैरह को भी बहुत ज़्यादा विकास की गति देता है। तो ये सभी इसका आर्थिक महत्व है। फिर देखा जाए दोस्तों इसकी चुनौतियाँ, तो देखिए तकनीकी उन्नयन यानी पुराने मशीनों के कारण उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है। फिर पर्यावरण प्रदूषण, इस्पात निर्माण से होने वाला उत्सर्जन पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो ये भी देखिए पर्यावरण प्रदूषण भी इससे बहुत ज़्यादा होता है, ये भी एक चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, वैश्विक बाजार में चीन और अन्य देशों से मिली रही चुनौती वगैरह के कारण भी, तो ये सभी चुनौतियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष देख लेते हैं कि झारखंड का लौह इस्पात उद्योग न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है। जमशेदपुर और बोकारो जैसे केंद्र भारत को विश्व के इस्पात मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करते हैं। आधुनिक तकनीकी सुधार और टिकाऊ विकास की नीतियों को अपनाकर यह उद्योग जो है भविष्य में और भी आगे बढ़ेगा और भी ऊंचाइयों को छू सकता है। तो ये था झारखंड के लौह इस्पात उद्योग के बारे में, उसका वितरण वगैरह, इतिहास वगैरह, स्थानीयकरण का कारक वगैरह सब चीज़ हमने देखा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, बोल रहा है कि झारखंड में प्रमुख खनिज संसाधनों का वितरण और विकास का वर्णन कीजिए। यानी झारखंड में जो भी प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसका वितरण और विकास का जो विकास वगैरह होता है उसका वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान लीजिए आप। तो चलिए समझेंगे। तो झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, यह राज्य खनिज संसाधनों के मामले में देश का सबसे धनी प्रदेश है। भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा अकेले झारखंड से ही
पाई जाती है। ठीक है, यहाँ की भूगर्भीय संरचना जैसे कि कारियन, धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानें वगैरह विभिन्न प्रकार के धात्विक और अधात्विक खनिजों के निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी माना जाता है। यानी समझ लीजिए झारखंड जो है वो पूरे भारत में टोटल पूरे भारत का 40% हिस्सा अकेले जो है खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। आगे देखेंगे प्रमुख खनिज का वितरण, यानी कि कौन कौन से खनिजों के बारे में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसे टोटल जो है 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया। पहला हो गया ऊर्जा खनिज वगैरह, यानी ऊर्जा वगैरह खनिज जिसमें कोयला आ जाता है। झारखंड भारत में कोयला भंडार के मामले में प्रथम स्थान पर है, यानी पूरे भारत में झारखंड सबसे पहले स्थान पर आता है। यहाँ का लगभग जो है 27% से अधिक कोयला सुरक्षित किया जाता है, यहाँ से जो है उत्पादित किया जाता है, खनन किया जाता है। इसका वितरण देखा जाए यानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए मुख्य भंडार दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में है। झरिया हो गया, बोकारो हो गया, गिरिडीह हो गया, कर्णपुरा हो गया, राजमहल प्रमुख क्षेत्र वगैरह है। फिर झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो उत्तम कोटि के कोकीन कोल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी जगहों पर जो है कोयला पाया जाता है। फिर हमारा दूसरा जो है वो धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज में क्या क्या आता है, तो धात्विक खनिज में लोह अयस्क, झारखंड में उच्च कोटि की हेमेटाइट लोहा भी पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए पूर्वी सिंहभूम, जो सिंहभूम है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम समझ लीजिए, उसका नोवामुंडी और चिड़िया जैसे क्षेत्रों में विश्व का सबसे बड़े लोहे अयस्क भंडारों में से ये है। यानी ये 2 जगह जो है वो पूरे दुनिया के यानी विश्व के सबसे बड़े लोह अयस्क भंडारों में से एक ये माना जाता है। यह लोह अयस्क की पेटी उड़ीसा तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आपका लोह अयस्क के बारे में था। आगे तांबा, तो झारखंड भारत का एक ऐसा तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी एक तांबा उत्पादक राज्य भी है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, मूसाबनी, राखा और धोबनी क्षेत्रों में तांबे की खदान पाई जाती है। वहाँ से खदान मतलब वहाँ से खनन किया जाता है तांबे का। फिर तीसरा हमारा हो गया वो है बॉक्साइट दोस्तों, यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क के रूप में माना जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखिए लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिला वगैरह में जो है पहाड़ क्षेत्रों में समझ लीजिए बॉक्साइट वगैरह की बहुत ही प्रचुर भंडार है। तो ये आपका था। अब जो हमारा तीसरा है वो आधात्मिक या फिर दुर्लभ खनिज, जिसमें आधात्मिक में पहला आ जाता है हम लोग का अभ्रक। यह रूबी श्रेणी के उच्च कोटि का सफ़ेद अभ्रक यहाँ पाया जाता है झारखंड में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में। कोडरमा को जो है विश्व की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो है अभ्रक वगैरह पाया जाता है तो कोडरमा में पाया जाता है और वही कहा जाता है इसको। फिर हो गया यूरेनियम हमारा, जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड्डा भारत के लिए सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खदान में से एक है। तो ये आपका पूरे खनिजों के बारे में था, वितरण के बारे में, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, ये सभी चीज़ें। आगे देखेंगे कि खनिज संसाधनों का विकास। तो झारखंड में खनिजों का विकास जो है निम्नलिखित चरणों और संसाधनों के संस्थों के माध्यम से हुआ था। औद्योगिक आधार देखा जाए तो खनिजों की उपलब्धता के कारण ही झारखंड में टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट, HEC जैसे विशाल उद्योग की स्थापना हुई। यानी जो है औद्योगिक आधार जो बना वो खनिजों की उपलब्धता झारखंड में होने के कारण ही ये सभी जो है औद्योगिक विकास हुआ। फिर हो गया संस्थागत ढांचा। खनिजों के वैज्ञानिक अन्वेषण और खनन के लिए राष्ट्रीय संस्थान जो है राज्य में है, जैसे कि IIT धनबाद, फिर है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जिसको CFRI बोलते हैं, और भारतीय खान ब्यूरो। ठीक है, तो ये सभी है। फिर राजस्व का स्रोत, झारखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो है खनिजों से ही प्राप्त होने वाली रॉयल्टी है। ठीक है, यह झारखंड का आर्थिक विकास का बहुत बड़ा इंजन के रूप में, बहुत बड़ा भूमिका के रूप में मान सकते हैं इसे आप। फिर रोजगार सृजन, खनन गतिविधियों से लाखों लोगों को जो है प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान हुआ है, जिससे झारखंड में नगरीकरण को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ये सभी चीज़ें थी। अब इसका देखिए चुनौती भी जो है, चुनौती देख लेते हैं। तो खनिज विकास के साथ साथ कुछ गंभीर समस्याएं भी जुड़ी हुई है, जो कि विस्थापन। अब खनन के कारण बड़े पैमाने पर जनजातीय आबादी वगैरह को अपने मूल स्थान से जाना पड़ता है।
जैसे जहाँ वो रहते हैं वहाँ पता चला कि खनिज है, तो वहाँ अगर खनन वगैरह होगा तो वहाँ से उन्हें जो है विस्थापन करना पड़ता है, कहीं छोड़ के जाना पड़ता है। फिर है आपका पर्यावरणीय संकट दोस्तों, यानी खुले मुंह की खदानों से जंगलों का विनाश और वायु जल प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। फिर है अवैध खनन, जैसे कि कोयला और अभ्रक जैसे क्षेत्र में अवैध खनन वगैरह भी की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौती भी इसे मान सकते हैं। तो ये सभी अब हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। बोल रहा है कि झारखंड के खनिज संसाधन न केवल राज्य बल्कि पूरे भारत की औद्योगिक शक्ति की नींव है। भविष्य में इन संसाधनों का सतत दोहन और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर ही झारखंड को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है, यानी उसको जो है कंट्रोल करके ही जो है झारखंड को एक विकसित राज्य बनाया जा सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8वां, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि झारखंड में जनसंख्या का घनत्व और वितरण की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए आंसर है दोस्तों, आंसर हम लोग समझेंगे कि झारखंड की जनसंख्या का वितरण और घनत्व जो है यहाँ की भौगोलिक बनावट, जलवायु, खनिज संसाधन वगैरह की उपलब्धता, फिर औद्योगिक विकास वगैरह पर निर्भर करता है। राज्य की उबड़ खाबड़ पठारी भूमि और घने वनों के कारण यहाँ जनसंख्या का वितरण जो है बहुत ही असमान है, यानी कि कहने का मतलब है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये सब तरह से असमान है, यानी सेम नहीं है। जहाँ एक और औद्योगिक और खनन क्षेत्रों में आबादी बहुत ही कम है, वहीं दूसरी और दुर्लभ पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम है। यानी कहने का मतलब है जहाँ औद्योगिक वगैरह खनन वगैरह का क्षेत्र है वहाँ आबादी ज़्यादा है, और वहीं दूसरी ओर जहाँ पहाड़ी वगैरह क्षेत्र है वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। फिर आप देखते हैं आगे कि जनसंख्या का घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का औसत संख्या को दर्शाता है, जिसमें देखिए औसत घनत्व देखा जाए तो झारखंड के औसत जनसंख्या घनत्व जो है लगभग 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है। ठीक है, यह राष्ट्रीय औसत से थोड़ा अधिक है, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं, ऐसा ये औसत घनत्व निकाला है। फिर सर्वाधिक घनत्व वाला जिला अगर देखा जाए जहाँ ज़्यादा जो है जनसंख्या, वहाँ हो गया हमारा धनबाद जिला, जो कि राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला है, जो कि 1284 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोयला खनन और उद्योग वगैरह है, कारखाने वगैरह हैं। फिर है न्यूनतम घनत्व वाला जिला, जो कि है सिमडेगा हमारा, जहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, जो कि 160 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका और घने जंगल होने के कारण यहाँ जो है यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम में रहती है, ये माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि जनसंख्या के वितरण और इसका आधार। ठीक है, आधार जनसंख्या का वितरण वगैरह देखेंगे। तो वितरण को जो है झारखंड के मुख्य 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया हमारा उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें हमारा हो गया पहला दामोदर घाटी क्षेत्र, जिसमें धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ वगैरह। यहाँ कोयला उद्योग और रोजगार के अवसर के कारण यहाँ जो है बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा आबादी पाया जाता है। फिर हमारा हो गया स्वर्णरेखा नदी, जो कि जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम और रांची वगैरह, जो कि औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र होने के कारण यहाँ भी जनसंख्या बहुत ही अधिक है। फिर है गंगा का मैदानी भाग, जो कि साहेबगंज और पाकुड़ वगैरह के कुछ हिस्से, यहाँ उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि वगैरह आधारित लोग जो है यहाँ जीवन यापन कर पाते हैं, इसलिए यहाँ भी जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा है। फिर हमारा जो दूसरा क्षेत्र है वो है मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र, यानी दूसरा जो श्रेणी है उसमें, जिसमें आता है हमारा हजारीबाग, पलामू, ठीक है, गिरिडीह और देवघर वगैरह क्षेत्र। यहाँ जो है कृषि के साथ साथ मध्यम स्तर के खनिज आधारित उद्योग भी है, इसलिए मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कि यहाँ मीडियम है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। ठीक है, फिर हमारा हो गया आगे निम्न जनसंख्या वाला क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या कम है, जो कि है पलामू के ऊंचे पठारी भाग, जैसे कि लातेहार, चतरा, गुमला, खुट्टी और सिमडेगा वगैरह। ये क्षेत्र दुर्गम पहाड़ी और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ की जो है मानवीय बस्तियाँ दूर दूर और विरार है, यानी मतलब
थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ जनसंख्या मतलब कम पाई जाती है, सीधा समझिए। आगे देखेंगे वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। जिसमें पहला हो गया हम लोग का भू आकृति। समतल क्षेत्रों और नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक है, जबकि ऊंचे पठारों और पहाड़ियों में जनसंख्या कम है। तो ये सबसे बड़ा है। जैसे कि देखिए जहाँ समतल क्षेत्र है, जहाँ नदी घाटी वगैरह है, वहाँ जनसंख्या बहुत अच्छी है, लेकिन जहाँ ऊंचे पठार वगैरह पहाड़ी वगैरह वहाँ जनसंख्या कम है। फिर हो गया खनिज संपदा। झारखंड में जहाँ जहाँ खनिज है, जैसे कि लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक वगैरह जो भी हो, वहाँ उद्योग के कारण जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और जहाँ नहीं है वहाँ कम होती है। फिर हो गया हम लोग का परिवहन सुविधा। सड़क और रेल मार्ग के किनारे बसे हुए जिले जैसे कि रांची, धनबाद वगैरह का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या भी बढ़ रही है। फिर है शहरीकरण। रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे महानगरों में सुविधाओं के कारण जनसंख्या का दबाव जो है लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या मतलब लगातार बढ़ रही है। तो ये सभी चीज़ें थी। अब देखेंगे जनसंख्या का संरचना, ठीक है, जनसंख्या का संरचना झारखंड के। तो झारखंड में लगभग 76% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और 24% आबादी जो है क्षेत्रों में रहती है। यानी जो झारखंड है वो गांव बहुलक मतलब राज्य के रूप में मान सकते हैं। यहाँ जो है गांव बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो 76% आबादी है वो गाँवों में बसती है, और 24% जो है वो आबादी शहरी वगैरह क्षेत्र जैसे कि रांची, धनबाद वगैरह क्षेत्र में बसती है। राज्य में जनजातियों संख्या अगर देखा जाए, जिसको बोलते हैं एसटी वगैरह का, तो वो जो है लगभग 26.2% है, जो मुख्य रूप से दक्षिणी और पश्चिमी जिले में केंद्रित है। ठीक है, तो ये है जनसंख्या संरचना है झारखंड की। निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। तो निष्कर्ष लिखा है कि झारखंड में जनसंख्या का घनत्व और वितरण जो है मुख्य रूप से आर्थिक अवसरों और भौगोलिक सुगमता वगैरह निर्धारित होता है। यानी कि समझ लीजिए भौगोलिक दशा वगैरह, आर्थिक वगैरह अवसर वगैरह, इन सभी चीज़ों पर निर्धारित होता है। कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। भविष्य में संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि केवल औद्योगिक केंद्रों पर ही जनसंख्या का दबाव ना बढ़े, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि जनसंख्या जो है वो वितरण जो है अधिक समान हो सके, यानी सब जगह सेम हो सके। तो ये था आपका झारखंड में जनसंख्या का घनत्व और वितरण के बारे में। तो ये हमने टोटल जो है सिर्फ 8 ही क्वेश्चन देखा है दोस्तों। इसके अलावा भी आपका 1-2 क्वेश्चन है जिसे आप करना चाहते हैं कर लीजिएगा, जो कि है संथाल वगैरह ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आप वो सब करना चाहते हैं कर लीजिएगा, वरना ये आपका 8 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इनफ है। ये आप अगर 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको आशा देते हैं कि एग्जाम में जो आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं लॉन्ग वाला, वो आपका इसी से आ जाएगा। और इसी के अलावा आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। मिलते नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।